नमस्कार दोस्तों। कल भी हम बात कर रहे थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की और साहेल रीजन की कंट्रीज को हमने कल भी देखा था डिटेल में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखा था। अच्छा, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ना हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो ट्रेंड ये है कि जितना भी फ्रेंच ट्रूप्स या यूएस ट्रूप्स प्रेजेंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज पर, अब वहाँ की कंट्रीज की जो सरकारें हैं, इवन जो वहाँ के लोग हैं, दोनों नहीं चाहते हैं कि ये फ्रेंच ट्रूप्स या ये यूएस ट्रूप्स जो हैं वो उनकी कंट्री में रहे। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये जो बाहर की यूरोपियन पावर्स हैं, इन्होंने ही उनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा खिचड़ी मचा करके रखी है। और जितनी जो ह्यूमन राइट्स की क्राइसिस है और जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं उनकी कंट्री के अंदर में, या जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सिविल वॉर की प्रॉब्लम हो, हर चीज़ ये यूरोपियन कंट्रीज ही करती हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज पहले क्या करती हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप को सपोर्ट करती हैं, उस ग्रुप को पैसा देती हैं, उस ग्रुप को हथियार देती हैं, उसको खड़ा करती हैं। फिर वो ग्रुप सरकार के खिलाफ लड़ता है, वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस होती हैं, कई लोग उसमें मारे जाते हैं और फिर वहाँ की सरकार गिर जाती है, मिलिट्री पावर में आ जाती है। कभी मिलिट्री को वहाँ पर भगा दिया जाता है और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं अपनी फोर्सेस को यूज़ करके वहाँ पर बेस बनाती हैं, एक सरकार बनाती हैं, जो सरकार उनकी पपेट होती है और इस तरीके से पूरा उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो अब यूएस और फ्रांस की ट्रूप्स पर उनका भरोसा उठ गया है और इसीलिए आपको ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अब इस आर्टिकल में हुआ क्या है, बेसिकली हुआ यह है कि यूएस ने ये डिसीजन लिया है कि हम चाड में जो उनका बेस था या चाड के अंदर में जो यूएस की ट्रूप्स मौजूद थी बड़ी मात्रा में, 1000-2000 ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद थी, उनको हम टेम्पररीली वापस बुला लेंगे। अब ये मामला जो है ये टेम्पररीली इन्होंने वापस बुलाने का कहा है, बट ऐसा नहीं कि पूरा मामला ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूएस अपनी ट्रूप्स को वहां से वापस बुला रहा है। दैट इज अ रीजन। और ये चीज़ ये दिखाती है साफ साफ कि अब अफ्रीकन कंट्रीज ने जितनी भी जो यूरोपियन ट्रूप्स और फ्रेंच ट्रूप्स एक टाइम पर यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहा करते थे, पूरे कॉन्टिनेंट के जो रिसोर्सेस थे उनको यूज़ किया करते थे, अब उसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज ने भरोसा करना बंद कर दिया है फ्रेंच और यूरोपियन ट्रूप्स पर। मतलब बेसिकली फ्रेंच और यूएस ट्रूप्स को क्या कह लो, अब जितनी भी यूरोपियन ट्रूप्स हैं सब पर भरोसा बंद कर दिया है। अगर आप देखोगे पूरे साहेल रीजन की कंट्रीज में, आप किसी भी कंट्री को उठाओ, आप देखो सेनेगल के अंदर में यूएस और फ्रांस मौजूद हैं, माली के अंदर में भी यूएस फ्रांस सब ब्रिटिश सब मौजूद हैं, बुर्किना फासो में यूएस फ्रांस मौजूद हैं, नाइजर के अंदर भी यूएस फ्रांस मौजूद हैं, चाड में तो सेम सिचुएशन है, साउथ सुदान में वही सिचुएशन है, युगांडा, केनिया, हर जगह पर वही सिचुएशन है। अब आप देखिए एक ट्रेंड सा चलता हुआ आ रहा है। आप किसी भी कंट्री को पिक करो, एक एक करके भी आप पिक करो। केनिया की हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब है, युगांडा के अंदर में भी प्रॉब्लम है, साउथ सुदान तो सुदान से अलग होकर के बना, एक सिविल वॉर हुआ, अब साउथ सुदान अलग भी हो गया, वहां पर भी अब साउथ सुदान को भी दो हिस्सों में बांटने की मांग चल रही है, वहां पर भी एक सिविल वॉर चल रहा है। उसके साथ चाड के तो बहुत बुरे हाल हैं, यहाँ पर पिछले 10 साल में 2 बार मिलिट्री coup की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सरकार ने उसको संभाल लिया। अब नाइजर की बात करें, नाइजर में अभी पिछले साल 2022 के अंदर में मिलिट्री coup हुआ। उसके बाद अगर हम बुर्किना फासो की बात करें तो कल ही हमने देखा कि बुर्किना फासो में ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। माली के अंदर में 3 मिलिट्री कूस हो चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर में। सेम हाल सेनेगल का है, जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस है सेनेगल के अंदर भी। अब आप देखो कि ये ट्रेंड क्या है जी, जहां भर भी फ्रेंच यूएस ट्रूप्स या यूरोपियन ट्रूप्स मौजूद हैं जिस भी कंट्री में, वो कंट्री ऑलमोस्ट डिस्टर्ब है। आप किसी कंट्री को उठा लो, चाहे घाना को उठा लो, चाहे किसी भी कंट्री को उठा लो, हर कंट्री बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसीलिए ये कंट्रीज जो हैं वो चाहती है कि यूएस और फ्रेंच ट्रूप्स जो हैं वो किसी भी तरीके से हमारी कंट्री से बाहर चली जाए। अब ये फ्रेंच और यूएस ट्रूप्स यहाँ पर पहुंचू कैसे? देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की साहेल रीजन की मोस्ट ऑफ द कंट्री एक टाइम पर फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, तो फ्रांस वहां से इन देशों को आज़ाद तो कर दिया फ्रांस ने, लेकिन अपनी ट्रूप्स को पूरी तरीके से वहां से नहीं निकाला। वहां पर एक गवर्नमेंट सेटअप की, वो गवर्नमेंट जो थी वो बेसिकली इन्हीं यूएस और फ्रांस की पपेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, और वहां पर फिर उस गवर्नमेंट को उन्होंने सेटअप किया और उस गवर्नमेंट के साथ मिल करके जो वहां पर माइंस हैं उनमें माइनिंग की, वहां के में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम, ये सारा काम प्राइवेट कंपनीज करती थी और प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटी यही फ्रांस और यूएस की ट्रूप्स देती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई यहाँ के लोगों के साथ, जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुआ। यहाँ के लोगों को बहुत बॉन्डेड लेबर में लोग इंक्लूड थे, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, बहुत कम पैसों पे काम करवाया जाता था, तो लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी। और यहीं से, इसी की वजह से, इसी लड़ाई में क्या हुआ कि गवर्नमेंट से लोगों ने लड़ाई करनी शुरू करी, तो कई देशों में सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हुई। उस सिविल वॉर में जो आतंकवादी संगठन थे, आईसिस जैसे हो गया या अलकायदा हो गया, ये लोग इन्वॉल्व हुए, इन लोगों ने लड़ाई की फ्रांस के ट्रूप से। तो आईसिस अलकायदा भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिए अपना पूरे अफ्रीकन मतलब साहेल रीजन की कंट्रीज में, और फ्रांस और यूएस की ट्रूप्स जो मौजूद हैं वो तो हैं ही हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं बहुत सारे सिविलियंस की जान गई। जैसे कल हमने देखा बुर्किना फासो में 250 सिविलियंस की जान चली गई, उनको शूट डाउन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि एक डर था कि कहीं हो सकता है ये लोग इन्वॉल्व हैं अलकायदा के साथ में।
अब ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारी आती हैं जो कि न्यूज़ में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कभी आती भी नहीं है ऐसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की घटनाएं, लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वॉच काम करता है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जो एनजीओज काम करती हैं, आप कभी गूगल पर सर्च करके देखना कि वहाँ पर क्या हालात हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, बहुत बुरे हालात हैं। तो इसी यूरोपियन प्रेजेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। तो लोग वहाँ पर ना दो साइडेड वॉर लड़ रहे हैं, एक तरफ वो आतंकवादी संगठन अलकायदा आईसिस से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूएस ट्रूप्स और जो ये फ्रेंच ट्रूप्स हैं इनसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लोग भी यहाँ पर क्यों हैं, और इसीलिए हमें ऐसी ऐसी खबर देखने को मिलती है। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या है, इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई कि चाड की जो एयरफोर्स है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यूएस अपने ऑपरेशंस हमारी कंट्री में बंद कर दे। और बंद क्यों कर दे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यूएस के ऑपरेशंस की नीड ही नहीं है उनकी कंट्री में, उनकी कंट्री की खुद की जो गवर्नमेंट है और खुद की जो मिलिट्री है वो इस पूरे मामले को संभाल लेगी। अब यूएस और फ्रांस ट्रूप्स इन सारी कंट्रीज में अपना बेस बनाती क्यों है? ये सिक्योरिटी देने के लिए बेस नहीं बनाती है। इनका बेस बनाने का रीज़न ये है कि हम इस्लामिक इंसर्जेंसी से लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि अलकायदा और आईसिस से लड़ाई कर रहे हैं, इनको पूरा ख़त्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे। अब वो इस्लामिक इंसर्जेंसी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। अब उसके शेड में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिविल वॉर शुरू करवा देते हैं कंट्री में, जहाँ पर इनको लगता है कि गवर्नमेंट इनके मतलब की नहीं है, ये वहाँ पर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट गिरवा देते हैं दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करके। तो एक तरीके से वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ये लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सिर्फ चाड ने ही ये डिसीजन नहीं लिया है कि यहाँ से ट्रूप्स को हटाओ, चाड की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी यूएस ट्रूप्स को, तो इसलिए यूएस ने टेम्पररीली अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया। और सिर्फ चाड ने नहीं, नाइजर ने भी सेम किया था। नाइजर में क्या हुआ कि जो अग्रीमेंट था यूएस के साथ में नाइजर की गवर्नमेंट का, उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। उस अग्रीमेंट को क्यों टर्मिनेट किया था? नाइजर में मिलिट्री कू हुआ, मिलिट्री कू में जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो सरकार पूरी तरीके से यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। जितने माइंस थे वो सबका ठेका वो यूएस कंपनीज को दे दिया था। यूएस गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अपनी ट्रूप्स बढ़ाई जा रही थी, अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जा रही थी, अलग अलग ऑपरेशंस कर रही थी, उन ऑपरेशंस में सिविलियंस की जान जा रही थी। तो जैसे ही मिलिट्री कू हुआ, वहाँ पर मिलिट्री जुंटा ने पूरा वहाँ का कारभार संभाला, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि यूएस के साथ अपने अग्रीमेंट को क्लोज कर दिया। अब ये सारी घटनाएं जो नाइजर की या चाड की या बुर्किना फासो की हम देख रहे हैं, ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं कि जो अफ्रीका का भरोसा था यूएस ट्रूप्स के ऊपर वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। और सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं, आप मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट में भी यूएस को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। तो दिस इटसेल्फ शोज कि यूएस का जो एक टाइम पर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था, जो उनका डोमिनेंस था, वो पूरी तरीके से दुनिया में खत्म होते जा रहा है। जो थोड़ा बहुत अब बचा है वो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट पे बचा है, वो भी पैसिफिक में जो उनकी एक्टिवनेस है उसकी वजह से, और फिलीपींस और इंडिया के साथ ये ठीक ठाक रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पर बचे हुए हैं। बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। इवन जो इन्होंने पावर वैक्यूम वहाँ पर छोड़ा है, जहाँ से फ्रेंच ट्रूप्स और यूएस ट्रूप्स जो हैं जहाँ पर भी छोड़ करके जिस कंट्री को भी जा रही हैं, वहाँ पर सीधा सीधा पहुँच जा रही हैं ईरान और रशिया। अब रशिया क्या है, रशिया का देखो प्राइवेट मिलिट्री है वैगनर ग्रुप। रशिया अपनी सीधी सीधी मिलिट्री भेजता ही नहीं है कहीं पर, वो अपनी प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप को लगा देता है। वैगनर ग्रुप सिंपल है, पैसा लेकर के काम करता है, जो भी कंट्री उनसे सिक्योरिटी मांगेगी वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बना ली है। जैसे उन्होंने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से तो पूरी फ्रांस ट्रूप्स को भगा ही दिया है, वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ वैगनर ग्रुप प्रेजेंट है। और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था CAR से कि हम यहाँ पर इस्लामिक इंसर्जेंसी को ख़त्म कर देंगे, वो बहुत हद तक इन्होंने ख़त्म कर भी दिया है। जिस जिस कंट्रीज़ में है वहाँ पर आप देखो इस्लामिक इंसर्जेंसी बहुत हद तक उसकी कमर तोड़ दी इन्होंने। हम बात कर सकते हैं लीबिया की। अब लीबिया में एक टाइम पर यूएस ट्रूप्स बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पर जब ये यूएस ट्रूप्स प्रेजेंट थी तो उसी के साथ साथ यहाँ पर ISIL बहुत स्ट्रांगली खड़ा हो चुका था। अब ISIL जब खड़ा था तो ऐसी हमेशा घटनाएं सुनने को मिलती थी कि कई सारे सिविलियंस की डेथ हो गई, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, कहीं पर अटैक कर दिया। लेकिन अब वैगनर ग्रुप जब आया है वहाँ पर तो ISIL की पूरी कमर तोड़ दी है। इसीलिए ये ISIL और अलकायदा के जो लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, वो सब भाग करके जो साहेल रीजन की कंट्रीज़ हैं जैसे चाड, जैसे बुर्किना फासो, इन सब में भाग करके छिप रहे हैं। और इसीलिए धीरे धीरे यहाँ से भी अब फ्रांस ट्रूप्स को भगाया जा रहा है, जो यूएस की ट्रूप्स हैं उनको भगाया जा रहा है। माली पर भी पूरा रशिया के वैगनर ग्रुप में पहुँच चुका है। रशिया का वैगनर ग्रुप इवन बुर्किना फासो की भी गवर्नमेंट से बात कर रहा है कि वहाँ पर भी वो अपनी प्रेजेंस को चाह रहा है कि हम यहाँ पर आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे बुर्किना फासो के अंदर में भी, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, सिविलियन डेथ्स ना हो। इवन कहा जा रहा है कि चाड की भी गवर्नमेंट से हो सकता है बहुत हद तक
कि वैगनर ग्रुप का डील ऑलरेडी साइन हो गया हो, इसीलिए चार्ट की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया हो यूएस से कि आप अपने ट्रूप्स को यहाँ से हटा लो, और यूएसए ने इस मामले को समझा हो और वो अपने टेम्पररीली अपनी ट्रूप्स को जो हटा रहे हैं, आप मान के चलिए कि वो परमानेंट ही है, दोबारा वो ट्रूप्स वहाँ पर भेज नहीं पाएंगे क्योंकि रशिया का वैगनर ग्रुप ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका है। हो सकता है कि दोनों की सरकारों ने इस चीज़ को सीक्रेट रखा हो। तो अब कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि यूएस की जो डोमिनेंस थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर, सिर्फ साहेल रीजन पर ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर, वो अब चैलेंज करने के लिए रशिया का वैगनर ग्रुप जो है वो बिल्कुल बराबरी में खड़ा हो चुका है। ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है, और ग्लोबल लेवल पर भी आप देखोगे, जहां पर भी देखो, रशिया यूक्रेन के मामले में देखो या आप ईरान इजराइल के मामले में देखो, हर जगह ये जो ग्रुप है रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इनका जो ग्रुप है वो एक तरीके से पूरी तरीके से यूरोपियन ग्रुप को, जैसे कि फ्रांस, यूएस, यूके, इन लोगों को टारगेट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।